चलो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय से, समष्टि अर्थशास्त्र से, और चलते चलेंगे सीधा। ठीक है, सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे एक ही बार में। तो देखो, समष्टि अर्थशास्त्र यानी इसके अंदर ये शुरू का चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है, बट फिर भी एक बार हम नजर जरूर मारेंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए अच्छा खासा सा कि क्या था इसके अंदर। ठीक है, तो वस्तुओं का वर्गीकरण पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बीच में हाँ ना हाँ ना करते चलना। ठीक है भाई, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर, अंतिम पढ़ा था। वस्तुएं, पढ़ा था मध्यवर्ती सर। वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, ये सब हमने पढ़ ली हैं। फिर इन दोनों में अंतर क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया। मूल्यह्रास, निवेश, स्टॉक तथा प्रवाह आज पढ़ेंगे, और आय का चक्रीय प्रवाह। और इसके बाद ये सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं जरा किस तरीके से ये सब चीजें काम करती हैं। ये आपके नेशनल इनकम वाले चैप्टर की थ्योरी है। तो देखो, सबसे पहले तो आपका यही आता है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स क्या बताई थी भाई? इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जो हमारे सीमित संसाधन है उनका बंटवारा इस प्रकार करना जिससे हमारी असीमित आवश्यकताएं क्या हो सके, पूरी हो सके। सो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सॉरी, इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? जो इन सभी समस्याओं को डील करती है समग्र के स्तर पर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है भाई? जो इन सभी समस्याओं को डील करती है किस पर? व्यक्तिगत स्तर पर। यही होता है ना भाई? यस सर। तो आज हम उसी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में चल रहे हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। ठीक है भाई, तो एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जाता है। अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं देखो हमारी क्या होती हैं, जैसे वस्तुएं हैं, तो उसमें से एक अंतिम वस्तु होती है। अंतिम वस्तुओं को ही फिर हम बांटते हैं किसमें? पूंजीगत में और उपभोक्ता वस्तुओं में। ठीक है, ये वाला फ्लो याद रखना। और फिर होती है मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती। ठीक है, तो ये वही चार भाग बताए गए हैं। वैसे पूंजीगत वस्तुओं को एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? उत्पादक वस्तुएं बोलते हैं ना। और उपभोक्ता वस्तुओं को भी चार भागों में बांटा जाता है। टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ, और कौन कौन सी थी सर्विस। भाई? सर्विसेज। ठीक है, यानी कि गैर भौतिक। तो इस तरीके से चार भागों में बांटा जाता है। टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ और सर्विस। तो टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, गैर टिकाऊ और गैर भौतिक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखो, अंतिम वस्तुओं से शुरू करते हैं भाई हम। अंतिम वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं, यानी जिनका उत्पादन किया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है भाई, जो अपने अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए जाने के लिए क्या है, तैयार हैं। जैसे आपके हाथ में अभी एक मोबाइल है, या हो सकता है कि आप ये वीडियो पीसी में देख रहे हो, पीसी यानी कि कंप्यूटर में। ठीक है, सो इन दैट सेंस दिस इज अ अंतिम यानी कि फाइनल गुड्स। दीज ऑल आर फाइनल गुड्स, यानी ये सभी क्या है, अंतिम वस्तुएं हैं। क्यों? क्योंकि आप उपभोक्ता हो, आप यूजर हो, एंड यू आर यूजिंग इट, दैट्स व्हाई दे ऑल आर फाइनल गुड्स। यानी कि ये सब क्या है, अंतिम वस्तुएं हैं, क्योंकि एज अ उपभोक्ता आप इनका क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। उपभोक्ता वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है। पहली कौन सी होती है? अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, और अंतिम उत्पादक वस्तुएं। ये उत्पादक वस्तुएं वही हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत वस्तुएं बोलते हैं ना भाई। तो ये याद रखना है हमें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं? देखिए, ये वो वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, नाम से ही क्लियर है। अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, उपभोक्ताओं द्वारा जैसे पेन यूज करते हो आप, किताब यूज करते हो, ये सब अंतिम उपभोक्ता वस्तु होती है। ऑन दी अदर हैंड, अंतिम उत्पादक वस्तुएं कौन सी होती हैं? तो ये वह वस्तुएं हैं जिनका उपयोग उत्पादकों द्वारा किया जाता है, यानी कि वो इन वस्तुओं का उपयोग करके नई चीजों का उत्पादन करते हैं। जैसे आपकी मशीनरी हो गई, आपका ट्रैक्टर हो गया, तो इन सब के द्वारा देखो, मशीनरी द्वारा नई चीजें बनाई जाती हैं उपयोगी। ठीक है भाई, और ट्रैक्टर वगैरह के द्वारा कृषि की जाती है। तो इनसे कौन यूज करता है? उत्पादक यूज करता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है भाई? अंतिम उत्पादक वस्तुएं। ठीक है, जितना हम उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च करते हैं, उपभोक्ता वस्तुएं पता चल गई ना भाई, जिनका उपयोग कौन कर रहा है भाई? उपभोक्ता। उपभोक्ता सही लिखा है मैंने? हिंदी में कितनी दिक्कत होती है।
जिनका उपयोग अंतिम उपभोक्ता कर रहा है, ठीक है भाई, वो सब क्या कहलाते हैं? हाँ, वो सब क्या उपभोक्ता। कहलाता है भाई? उपभोग व्यय कहलाता है। तो वह सभी वस्तुएं जिनका उपयोग अंतिम उपभोक्ता करता है, उन पर जितना खर्चा हुआ वो सब अंतिम उपभोग व्यय कहलाता है, या फिर उपभोग व्यय कहलाता है। जैसे आपने अपने कंप्यूटर मोबाइल वगैरह को खरीदने के लिए जितना पैसा खर्च किया, वो सब उपभोग व्यय कहलाता है। जबकि अंतिम उत्पादक वस्तुओं पर जितना खर्चा किया जाता है उसे निवेश कहते हैं। क्योंकि एक बात समझ के देखो, आपकी कंपनी है, अब आप कंपनी के अंदर क्या करते हो भाई? कोई नई चीज लेकर आते हो, कोई नई मशीन लेकर आते हो, तो वो आपका खर्चा नहीं है, वो क्या है? आपकी इन्वेस्टमेंट है ना भाई? क्योंकि उससे क्या होगा, आप ज्यादा उत्पादन करोगे, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं? निवेश व्यय कहते हैं। तो ये दिमाग में रखना, अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर जितना खर्चा किया जाता है वो उपभोग व्यय होता है, क्योंकि आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, यूज कर रहे हो। जबकि जो आप किस पर खर्चा करते हो भाई? अपनी मशीनरी पर खर्चा करते हो, अंतिम उत्पादक वस्तुओं पर खर्चा करते हो, प्रोड्यूसर्स गुड पर खर्चा करते हो, वो सब क्या कहलाते हैं भाई? वो सब कहलाते हैं आपके अंतिम उत्पादक वस्तुओं पर किया गया खर्चा क्या कहलाता है भाई? अंतिम निवेश कहलाता है। ठीक है, या फिर निवेश व्यय कहलाता है। दूसरी आती है हमारी मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती है? ये वह वस्तुएं हैं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है, यानी जिनका उत्पादन नहीं किया गया, जिनका प्रयोग करके नई वस्तुओं का उत्पादन अभी किया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वह वस्तुएं हैं जो अभी भी उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर है और अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मान लो एक कार बनाने के लिए एक टायर की जरूरत होती है, ठीक है भाई, उसी तरीके से आपको जरूरी होता है कि भाई आपको बॉडी चाहिए पूरी कार की, और उसी तरीके से एक इंजन चाहिए। तो अगर मैं आपको सिर्फ इंजन ला कर दे दूं, क्योंकि ये मध्यवर्ती वस्तु है ना, ठीक है, इससे कार बनाई जाएगी, और अगर मैं इंजन ला कर दे दूं तो क्या उसका कोई उपयोग है आपके लिए? नहीं है, तब तक जब तक कि वो कार ना बन जाए। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं, और ये क्या कहलाती है? मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। यानी वे वह वस्तु होती है जिन्हें एक फर्म दूसरी फर्म से कच्चे माल के रूप में खरीदती है या पुनः बिक्री के लिए खरीदती है। ठीक है भैया, तो कच्चे माल के रूप में खरीदते हैं या दोबारा बेचने के लिए खरीदते हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड मध्यवर्ती वस्तुएं, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स। ये क्लियर हो गया? यस बताओ। सर। यस सर। एक चीज हमें याद रखनी होती है कि जीडीपी, यानी कि जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं या हमारे देश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके अंदर सिर्फ अंतिम वस्तुओं का मूल्य शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं करते। अभी हमने की थी ना भाई उत्पादन विधि, याद है? उस यस उत्पादन विधि सर। में हमने देखा था कि हम मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं करते, सिर्फ किसका शामिल करते हैं भाई? अंतिम उत्पादक वस्तुओं का मूल्य शामिल करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारी कौन सी थी भाई? उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं के बारे में अब हम देखेंगे। तो हमने पहले देख लिया किसके अंदर? अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं। अब हम उपभोक्ता और पूंजीगत यानी कि उत्पादक वस्तुएं देखेंगे। तो जैसे मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिया था, कौन सा भाई? वस्तुएं हैं, पहली कौन सी? अंतिम, और दूसरी कौन सी? मध्यवर्ती। तो इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके दूसरे पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कौन सा है भाई? पहला तो उपभोक्ता वस्तु, और दूसरा उत्पादक, यानी कि कौन सी होती है भाई? इसका दूसरा नाम पूंजीगत वस्तु। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है भाई, तो देखो अब हम आ गए हैं अपने उपभोक्ता वस्तु पे, यानी इस वाले पे। तो इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम गौर से देखें तो उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग एक उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। जैसे आप अपने घर के अंदर मिल्क लेकर आते हो, तो उसका क्या करते हो? उससे चाय बनाकर बेचते हो या खुद पी जाते हो? पीते हैं सर। कोई बेचता तो नहीं है भाई घर पे लाए गए दूध से चाय बनाकर? नो सर। हाँ, पर अगर वही दूध जो है वो चाय वाले की दुकान पे जाता है तो वो क्या करता है? सर सर वो बेचे रहो। बेचता है। हम्म, तो क्योंकि आप उत्पादक हो। उत्पादक हो। नो सर, हम उपभोक्ता है। हाँ, आप क्या हो? आप उपभोक्ता हो। तो क्योंकि आप उपभोक्ता हो, इसी वजह से आप क्या करते हो भाई? अंतिम वस्तुओं का प्रयोग करते हो और उन्हें अपने यूज में लेकर आते हो, यानी उनका उपभोग कर लेते हो, उनसे कुछ और बनाकर उसे आगे नहीं बेचते। इसीलिए आप उपभोग हो, उपभोग करते हो उन चीजों का, इसीलिए आप उपभोक्ता कहलाते हो। और जिन वस्तुओं का आप उपभोग करते हो वो क्या कहलाती हैं? उपभोक्ता वस्तुएं। तो जैसे आपके घर पे मान लो एक कार है, क्या है भाई? एक कार। अब उस कार का अगर आप स्वयं यूज करते हो, सो दैट इज अ उपभोक्ता वस्तु, यानी वो क्या होगी? वो एक कंज्यूमर गुड्स होगी। ठीक है। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर उसको कोई व्यक्ति क्या करे, ओला या उबर में लगा दे, तो उससे वो क्या कर रहा है भाई? लोगों को सेवा दे रहा है।
यानी एक तरीके से पैसा अर्न कर रहा है। सो इन दैट सेंस वो क्या होगी, वो पूंजीगत वस्तु होगी। क्यों होगी पूंजीगत वस्तु? क्योंकि वो उससे कमा रहा है। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर किसी वस्तु को आप दोबारा बेच रहे हो, ठीक है, या फिर उससे पैसा अर्जित कर रहे हो, तो दोनों ही केसेस में वो क्या होगा भाई, वो उत्पादक वस्तु होगी। और अगर आप उसका खुद यूज कर रहे हो, उससे कोई लाभ नहीं कमा रहे, तो वो क्या होगी, उपभोक्ता वस्तु होगी। ये समझ आ गया? यस सर। यस सर। हाँ, तो उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जो डायरेक्टली मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हैं, और जिनके अंतिम उपयोगकर्ता कौन होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। यानी उनका उपभोग कौन करते हैं भाई, उपभोक्ता। इनको चार भागों में बांटते हैं भाई, ये बहुत सिंपल सा है। पहली तो होती है टिकाऊ, दूसरी अर्ध टिकाऊ, तीसरी होती है गैर टिकाऊ, और चौथी होती है अभौतिक वस्तुएं। देखो, टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होती है? टिकाऊ वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिनका उपयोग एक उपभोक्ता द्वारा कई वर्षों तक किया जा सकता है, टिकाऊ वस्तु कहलाती है। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग आप एक लंबे समय तक कर सकते हो। लंबे समय का मतलब मान लो 3 साल, 5 साल, 4 साल तक करते हो। जैसे मान लो आप कार खरीद के ले आए, घर में कोई टीवी आ गया, आप स्कूटर लेकर आ गए, फ्रिज ले आए, बाइक ले आए, ठीक है, तो ये सब आप एक लंबे समय तक यूज करते हो। सो ये सब क्या कहलाते हैं भाई, ये सब टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग आप एक लंबे दौर तक करते हो, 4 5 6 साल तक आराम से उनका यूज करते हो। अगर आपके घर पर एक बेड आता है, तो हर साल बेड बदल देते हो क्या? वैसे वो बेड ये वाला बेड नहीं होता, वो बेड ये वाला बेड होता है, ठीक है, तो हर साल बेड बदल देते हो क्या? नो सर। ठीक है, 4 5 6 साल यूज करते हो, तो इसीलिए वो क्या कहलाती हैं भाई, वो टिकाऊ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे टीवी हो गया, स्कूटर, फ्रिज, या जितना भी आपके घर के अंदर सामान आता है। बर्तन भी ऐसे ही होते हैं, बर्तन भी 4 5 6 साल तक यूज करता है व्यक्ति आराम से। तो दीज ऑल आर टिकाऊ वस्तुएं, ठीक है भाई। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जिनका उपयोग उपभोक्ता 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक, 1 साल, 1 साल 3 महीने, 1.5 साल, इतने के आसपास करता है, तो ये अर्ध टिकाऊ होती है। जैसे कपड़े, कपड़ों का उपयोग एक उपभोक्ता कितने लंबे समय तक करता है? अब मान लो आप कोई कपड़े लेकर आए, तो 1 साल तक पहनते होगे ज्यादा से ज्यादा, फिर रिटायर कर देते होगे कि चल ठीक है हम नहीं ले आएंगे। तो वो सब क्या होते हैं भाई, वो सब अर्ध टिकाऊ वस्तु होती हैं। फिर आती है हमारी गैर टिकाऊ वस्तुएं। गैर टिकाऊ वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती है? जिनका उपयोग सिर्फ एक बार किया जाता है। यानी जो भी आपकी ईटेबल आइटम्स होती हैं, ठीक है भाई, खाद्य सामग्री जिसे बोलते हो आप, जितनी भी आपकी खाद्य सामग्री होती है, वो सब क्या होती है भाई, आपकी खाद्य सामग्री सभी की सभी क्या होती है, गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। क्योंकि आप उनका उपयोग एक ही बार कर सकते हो। उसके अलावा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गई, जिस भी चीज का उपयोग आप सिर्फ एक बार कर सकते हो, वो सब क्या होती है, गैर टिकाऊ। ठीक है भाई, ये क्लियर है सभी को? इसके बाद आती है हमारी अभौतिक वस्तुएं। अभौतिक वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, यानी कि सेवाएं। ठीक है, तो अभौतिक वस्तुएं या सेवाओं का मतलब होता है उत्पादक द्वारा किया गया ऐसा कार्य या ऐसी क्रिया जिसके द्वारा आपकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाए। जैसे अभी फिलहाल में आपकी आवश्यकता क्या है, पढ़ने की। क्या आवश्यकता है भाई? पढ़ने की। तो मैं जो आपके साथ एक एक्शन कर रहा हूँ, क्या करने का, आपको टीच करने का, पढ़ाने का, उससे आपकी आवश्यकता संतुष्ट हो रही है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सर्विस। सो टीचिंग इज अ सर्विस। ठीक है भाई, एंड दैट्स हाउ जितनी भी सर्विसेज वगैरह होती हैं, उसमें उत्पादक जो होता है वो एक ऐसा कार्य करता है जिससे उपभोक्ताओं की आवश्यकता की क्या होती है भाई, संतुष्टि होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को सर्विसेज यानी कि अभौतिक वस्तुएं बोला जाता है। जैसे कि शिक्षक हो गया, चिकित्सक हो गया, कोई कंसल्टेंट हो गया। कंसल्टेंट का मतलब होता है सलाहकार, जिससे आप सलाह लेते हो। जैसे वकील हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको सेवा देते हैं। ठीक है, जैसे आपका जियो का ऑपरेटर है, ठीक है भाई, जियो की सिम चलाता है तुम में से कोई, या लगभग सभी चलाते हो? चलाते हैं सर। सर चलाते हैं। हाँ, तो जियो वाले क्या करते हैं, जियो वाले जब तुम रिचार्ज करते हो तो तुम्हारे घर पे आके कुछ देके जाते हैं? नहीं देके जाते। बस वो तुम्हें क्या देते हैं, सर्विस देते हैं, जिसका आप यूज करते हो। कौन सी सर्विस? इंटरनेट की सर्विस, कॉलिंग की सर्विस, जिसका आप क्या करते हो, यूज करते हो, है ना भाई? तो इस यस तरीके सर। से ये सब किस में आती हैं, ये सब अभौतिक वस्तुओं में आती हैं। तो ये हो गई हमारी उपभोक्ता वस्तुएं। अब हमारे पास पूंजीगत यानी कि उत्पादक वस्तुएं आ जाती हैं। इनके बारे में अगर हम बात करें, तो पूंजीगत वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जिनका उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक किया जाता है। लंबे समय तक जब आप प्रयोग करते हो, तो वो क्या कहलाती हैं भाई, वो कहलाती हैं उत्पादक वस्तुएं यानी कि पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपकी मशीनरी हो गई, आपने कोई प्लांट लगाया बड़ा सा, वो हो गया, आपने कोई ऑफिस खरीद लिया, कोई फैक्ट्री ले ली, तो वो सब क्या होती हैं, आपकी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, देखो, एक तो इनका मूल्य उच्च होता है, यानी कीमत ज्यादा होती है। दूसरा, इनका मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास बताया था ना, कि समय के साथ साथ इनकी कीमत में क्या आती है, कमी आती है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, टेंशन ना लो। और उत्पादन की प्रक्रिया में कई वर्षों तक इनका उपयोग किया जाता है।
और इसी के साथ साथ ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति यानी कि फिक्स्ड एसेट होती है। क्या होती है? फिक्स्ड एसेट। खैर इसका कोई मतलब नहीं बनता आप सबके लिए, क्योंकि इसके रिलेटेड कुछ है भी नहीं है सिलेबस में। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि ये स्थिर परिसंपत्ति होती है, याद नहीं भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखो कि इनकी कीमत ज्यादा होती है, इनमें मूल्य ह्रास होता है और इनका प्रयोग कई वर्षों तक किया जाता है। जैसे आप मशीन लेकर आओगे कोई, अब मान लो आपने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली और उसमें एक बहुत बड़ी मशीन लगा दी, तो हर साल तो चेंज करोगे नहीं, है ना भाई। उसे एक दौर के बाद 5 साल 6 साल 8 साल उसका यूज करके फिर जब वो पुरानी हो जाएगी तो उसे बेच दोगे। तो यानी आपने क्या किया, इसका लंबे समय तक प्रयोग किया। इसमें मूल्य ह्रास भी होगा। मूल्य ह्रास का मतलब जो मशीन मान लो आपने 50 लाख की खरीदी थी, तो क्या 5 साल बाद भी वो 50 लाख की बिकेगी? नहीं बिकेगी, 20 लाख 30 लाख तक की बिकेगी। तो उसका मूल्य ह्रास हो गया, यानी उसका उपयोग करने के कारण उसमें हुई टूट फूट के कारण उसकी कीमत में कमी आ गई। और साथ ही साथ क्या होता है कि इनका मूल्य उच्च होता है। देखो भाई 50 लाख की मशीन थी तो मूल्य तो उच्च है ही। तो इस तरीके से ये सब होती हैं पूंजीगत वस्तुएं। ये भी अब हमें क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है इसीलिए हमने अलग अलग लिख दिया। ठीक है, तो देखो, मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जबकि अंतिम वस्तुओं का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया में नहीं किया जाता। ये वो वस्तु होती हैं जिन्हें डायरेक्ट उपभोक्ता क्या करता है, यूज करता है। जैसे अभी जो आप मोबाइल चला रहे हो, क्या उससे कुछ और बनाओगे? नहीं। पर उस मोबाइल को बनाने के लिए जब शुरुआत की गई होगी तो उसमें जो बैटरी लगी, जो मोबाइल लगा, यानी जो उसकी स्क्रीन लगी, कैमरा लगा, अलग अलग कंपोनेंट्स लगे, वो सब क्या थी? वो सब मध्यवर्ती वस्तुएं थी। ये वस्तु अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार नहीं होती। ये वस्तु अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं। इन वस्तुओं में भविष्य में मूल्य वृद्धि की जाती है, यानी इनका मूल्य बढ़ाया जाता है। ठीक है, जबकि इन वस्तुओं में भविष्य में मूल्य वृद्धि नहीं की जाती। ठीक है, इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है, यानी इन्हें दोबारा बेचा जाता है। इन वस्तुओं को पुनः दोबारा नहीं बेचा जाता, सिर्फ जब बाद में ये खराब हो जाती है तो सेकंड हैंड के रूप में बेच देते हैं। और इन वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करते, जबकि अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। ये तो पता है ना सबको? यस सर। हाँ। यस अब सर। मुझे एक बात और बता दो कि तुम्हें मूल्य वृद्धि पता है या नहीं पता। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। बताओ, मूल्य वृद्धि पता बता है दो या? सर। देखो, मूल्य वृद्धि का मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनना गौर से। मूल्य वृद्धि का मतलब होता है कि किसी वस्तु की कीमत में क्या करना, वृद्धि करना। ठीक है, अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक शर्ट बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? शर्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले कपड़ा चाहिए, यानी कि क्लोथ चाहिए। उसी के साथ साथ स्टिचिंग करने के लिए थ्रेड यानी कि धागा चाहिए। ठीक है, उसी के साथ साथ बटन चाहिए जो आप उसमें लगाओगे। तो हम मान लेते हैं कि ये तीन चीजें मेनली चाहिए। और आपको एक क्या चाहिए, टेलर चाहिए जो इन सबको सिलेगा। ये क्लोथ मान लो आपको 100 रुपए का मिला, ये थ्रेड आपको 10 रुपए का पड़ा, ये बटन आपको 10 रुपए के पड़े, और टेलर ने कितने लिए, 150 रुपए। टोटल कितने हो गए, 100 और 150, 250, और 10 और 10 270। और आपने ये शर्ट कितने की बेच दी, 350 की। ठीक है, अगर आप इन सभी सर्विसेज का मूल्य जोड़ो तो वो सिर्फ कितना बन रहा है, 270। तो क्या इसे 270 में बेचोगे या 350 में बेचोगे कम से कम? बताओ। सर 350 में सर। हाँ, क्योंकि 270 में बेचोगे तो आपकी इतनी मेहनत करने का फायदा ही क्या हुआ। ठीक है, तो इसी वजह से क्या किया जाता है भाई, इसी वजह से चीजों के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यानी जो कपड़ा 100 रुपए का था, उसको जिस शर्ट में आपने लगाया वो शर्ट बन गई 350 की, यानी आपने वस्तु की कीमत में वृद्धि कर दी। वस्तु की कीमत में वृद्धि कैसे होती है, उत्पादन से। आपने उत्पादन किया ना भाई, किसका उत्पादन किया, शर्ट का। तो इसी प्रक्रिया को मूल्य वृद्धि बोलते हैं, जब हम कच्चे माल को जोड़ते हैं और उस कच्चे माल की जो टोटल वैल्यू होती है वो बनी हुई वस्तु से कम होती है ना भाई। जब भी आप कच्चा माल यानी कोई भी चीज लाकर कहीं से भी असेंबल करके बेचोगे तो उसे ज्यादा में ही बेचोगे। तो इस तरीके से आप उस कच्चे माल की वैल्यू बढ़ा देते हो, यानी उसकी क्या हो जाती है, मूल्य वृद्धि हो जाती है। इसका एक और उदाहरण समझ सकते हो आराम से। कैसे, देखो, कि एक किसान गेहूं उगाता है। क्या उगाता है भाई? मान लो आपके आसपास एक किसान है जो क्या करता है भाई, गेहूं उगाता है। अब उसने 5 रुपए किलो गेहूं बेचा। ठीक है भाई, वो चक्की वाले पे गया और उसने उसे पीस दिया तो वो 20 रुपए किलो का आटा बन गया। उसके बाद अगर जाकर उससे अगर ब्रेड बन जाती है तो 1 किलो आटे से जितनी ब्रेड बनेगी वो 30 से 50 रुपए के बीच में तो बिकी जाएगी। तो देखो, 5 किलो के गेहूं उसने खेती करके 5 किलो के गेहूं बनाए, उसकी वृद्धि होकर कितने हो गई, 15 रुपए यहाँ पर बढ़ गए। और उसके बाद वृद्धि होकर आप मान सकते हो कि 10 से लेकर 30 रुपए तक यहाँ पर बढ़ गए।
तो यही जो कीमत में परिवर्तन आ रहा है, जो एक वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वो उत्पादन के अलग अलग स्टेजेस में जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं भाई? मूल्य वृद्धि बोलते हैं। आप समझ आ गया? यस सर। मूल्य वृद्धि यानी कि वैल्यू एडिशन। अब आप Yes, कहोगे कि सर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। आपको ये लिखना है कि उत्पादन की प्रक्रिया के द्वारा जब एक वस्तु के उपयोग में वृद्धि होती है, उसी प्रकार उसकी कीमत में भी वृद्धि होती है, और इसी कीमत की वृद्धि को क्या बोला जाता है भाई? मूल्य वृद्धि बोला जाता है। कैसे लिखोगे? उत्पादन की प्रक्रिया की वजह से जब एक वस्तु के उपयोग में वृद्धि होती है, तो उसी वजह से उसकी कीमत में भी वृद्धि होती है, और उसी कीमत में हुई वृद्धि को क्या बोलते हैं हम? मूल्य वृद्धि बोलते हैं। ये बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। ये हमने डिफरेंस देख लिया इन सब में। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो क्या आता है भाई? एक सेकेंड। हाँ, ये वाला एक चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है भाई, किसी के माइक से डिस्टरबेंस आ रही है तो ट्राई करें कि एक बार म्यूट कर लें। हाँ, तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि एक वस्तु मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है और अंतिम वस्तु भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उसे यूज कौन कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था कि अगर दूध आप अपने घर में लेकर आते हो, तो अगर आप अपने घर में दूध लाओगे और उसका खुद यूज करोगे तो वो अंतिम वस्तु है, क्योंकि आपने उससे कुछ प्रोड्यूस नहीं किया। पर वही दूध अगर एक चाय वाले की दुकान पर जाता है और वो उससे कुछ चाय बनाकर उसे बेचता है, तो क्योंकि उस चाय पर वो लाभ कमा रहा है, वो उसका बिजनेस है, इसीलिए वो क्या है? मध्यवर्ती वस्तु है। ऐसे ही मैंने आपको कार का उदाहरण दिया था कि खुद यूज करोगे तो अंतिम वस्तु, और अगर किसी ओला या उबर में लगा दोगे क्योंकि प्रोडक्शन कर रहे हो, इसी वजह से क्या होगा? मध्यवर्ती वस्तु होगी। ठीक है, तो एक वस्तु मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है, अंतिम वस्तु भी हो सकती है। डिपेंड ये करता है कि उसका यूज कौन, कब और कहाँ कर रहा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई मूल्य ह्रास क्या होता है। इसे अच्छे से समझ लेना, पिछली बार हमने इतना डिटेल में नहीं देखा था, इसीलिए मैंने कहा था थ्योरी करनी है। तो देखो, मूल्य ह्रास का अभिप्राय है स्थिर परिसंपत्तियों के उपयोग के कारण उनके मूल्य में होने वाली हानि। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि स्थिर परिसंपत्तियां क्या होती है? पूंजीगत वस्तुएं। पढ़ा था ना भाई, जब मैंने बोला था कि इसे याद रखने की इतनी ज्यादा जरूरत yes, नहीं है। sir. हाँ, तो पूंजीगत वस्तुएं, तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि मूल्य ह्रास का मतलब है पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग के कारण उनके मूल्य में होने वाली हानि। तो जितनी भी आपकी पूंजीगत वस्तु होती है, यानी जो आप लंबे समय तक चलाते हो, उनकी कीमत कम होती जाती है समय के साथ साथ, उसी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ वैल्यू इन अ कैपिटल गुड। ठीक है भाई, तो कैपिटल गुड्स की जो लॉस ऑफ वैल्यू होती है उन्हीं को क्या बोलते हैं भाई? हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। यानी समय के साथ साथ जो एक वस्तु की कीमत में कमी आती जाती है। अब कमी क्यों आती है? ठीक है, एक बात और याद रखना, इसे स्थिर पूंजी का उपभोग भी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या किया जाता है कि नेशनल इनकम जब हम करते हैं तो वहां पर लिखा होता है स्थिर पूंजी का उपभोग। ठीक है, स्थिर पूंजी का उपभोग मतलब आपकी पूंजीगत वस्तुओं का आपने उपभोग कर लिया, यानी उन्हें यूज कर लिया, जिससे उसकी कीमत में कमी आ गई। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। स्थिर पूंजी के उपभोग का मतलब क्या होता है भाई? डेप्रिसिएशन। तो बिल्कुल किसी को कंफ्यूज नहीं होना है, ये याद रखना है। स्थिर पूंजी का उपभोग ही डेप्रिसिएशन होता है। होता किस वजह से है ये भाई? ऐसा होता क्यों है? देखो, एक तो होता है सामान्य टूट फूट के कारण। ठीक है भाई। दूसरा होता है आकस्मिक हानि के कारण, कि भाई कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया। मान लो आप बहुत बड़ी मशीन चला रहे थे और उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया और उसकी मोटर फूक गई, अब बस आपको हो गई आकस्मिक हानि। ठीक है, या फिर हो सकता है कि भाई तकनीक में परिवर्तन आ जाए। तकनीक में परिवर्तन आने का मतलब कि अभी जो आप मशीन चला रहे थे उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई। जैसे कंप्यूटर्स के साथ मोस्टली ऐसा होता है, मोबाइल्स के साथ मोस्टली ऐसा होता है कि अभी आपने मोबाइल लिया जिसका कैमरा 48 मेगापिक्सल का था, 2 महीने बाद आप मार्केट में गए तो आपने देखा कि 108 मेगापिक्सल के कैमरे वाले मोबाइल भी आ रहे हैं, जिसमें पीछे चार चार सेंसर लगे। तो आपने कहा अरे मेरा मोबाइल क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया। है ना? अब मान लो आपके मोबाइल के अंदर एक कैमरा है, वो भी 48 मेगापिक्सल का, जिसको आपने खरीदा था आज से 4 महीने पहले, कितने में? 20,000 में। अब मार्केट के अंदर ऐसे मोबाइल आ गए जिनके अंदर 108 मेगापिक्सल के चार चार कैमरे, यानी चार कैमरे, जिसमें से एक 108 मेगापिक्सल का, बाकी के अलग अलग है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ये मोबाइल 16,000 का मिल रहा है। तो मुझे एक बात बताओ कि कोई व्यक्ति आपका मोबाइल 16,000 में खरीदेगा क्या? No, sir. नो सर। नहीं खरीदेगा ना, तो क्योंकि तकनीक में परिवर्तन आ गया, इस वजह से अब इसकी वैल्यू और ज्यादा कम हो जाएगी। अगर ये मोबाइल ना आया होता तो शायद कोई 16,000 में खरीद लेता, पर अब नहीं खरीदेगा, अब तो 10-12,000 में खरीदेगा, तो आपको हो गया नुकसान। तो इस तरीके से तकनीक में परिवर्तन की वजह से भी क्या होता है? नुकसान होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उससे अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो पिछली टेक्नोलॉजी में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था उसका नुकसान हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है जब इंडिया में 4G आया था। देखो, ये समझो तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आइडिया था उस टाइम, सुना होगा सबने, पहले जब जियो नहीं आया था तो आइडिया था, एयरटेल था। ठीक है,
इसी के साथ साथ अगर बाकी बड़ी बड़ी कंपनी देखें तो हम एक एयरसेल भी था, है ना भाई, और रिलायंस इंडस्ट्रीज थी। ये सब कंपनियां थी जो क्या करती थी, इंडिया के अंदर टेलीकॉम की सर्विस देती थी। तो इन्होंने जब 3G की शुरुआत हुई तो 3G में इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया। ठीक है, 3G में बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, और जब इनके रिकवर करने की बारी आई, इतना सारा पैसा लगाने के बाद जब पैसा कमाने की बारी आई, तो उस दम एकदम से आ गया जियो। क्या लेकर? 4G लेकर। अब जियो ने क्या किया, जियो ने ना 3G लगाया ना 2G लगाया, उसने सीधा क्या लगाया, 4G में पैसा लगाया। ठीक है, इसी वजह से अगर आप देखोगे जियो की सिम को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, 4G मोबाइल चाहिए होता है। जबकि एयरटेल, एयरसेल, आइडिया वगैरह किसी में भी, चाहे 3G हो चाहे 2G हो, सब में चलती है, क्योंकि उनका नेटवर्क है 3G 2G वाला। जियो ने सिर्फ नेटवर्क लगाया किसका, 4G का, तो इसीलिए 3G या 2G में वो चलता ही नहीं है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई टेक्नोलॉजी परिवर्तित हुई, अब इन सबको फिर से पैसा लगाना लग पड़ा 4G में। और जो इन्होंने 3G में इन्वेस्टमेंट की थी, सबने 3G चलाना बंद कर दिया, सब 4G पे शिफ्ट हो गए। तो इनका जो पैसा था किसके अंदर, 3G के अंदर, उसका इसको नुकसान हो गया। ये बात समझ आ गई? इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। ठीक है, आइडिया और वोडाफोन ने मिलकर क्या बना लिया, वी बना लिया। एक एयरटेल बची है, एयरसेल तो बंद ही हो गई, और एक जियो बची है। तीन ही कंपनी बची है मार्केट में, कौन कौन सी, वी, एयरटेल और जियो। तो इस तरीके से तकनीक में होने वाले परिवर्तन की वजह से बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ आई? इसके बाद अगर हम देखें तो मांग में परिवर्तन हो जाए, भाई लोगों की डिमांड बदल जाए। लोगों की डिमांड बदलने का मतलब क्या है कि नॉर्मली मान लो लोग 3G चलाते थे, ठीक है, अब एकदम से इंडिया में 4G मोबाइल इतने ज्यादा सस्ते हो गए कि सब 4G चलाने लगे, तो 3G की डिमांड हो गई खत्म। और 3G की डिमांड खत्म होने की वजह से ही सारी समस्या हुई कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है भाई, तो क्या हुआ कि पूरी पूरी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या हो गई, बंद हो गई। ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, इसी के साथ साथ आपको ये याद रखना है कि इसमें यही शामिल किया जाता है, मूल्य ह्रास में कभी भी अप्रत्याशित अप्रचलन को शामिल नहीं किया जाता। एक तो ये वाली बात समझ लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर गलत करके आते हैं। दो चीज होती हैं। ठीक है, पहली चीज होती है, दूसरी होती है अप्रत्याशित अप्रचलन। अप्रत्याशित अप्रचलन का मतलब है कि मान लो प्राकृतिक आपदा आ जाए। अब आपने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, ठीक है, और अगले दिन भूकंप आ गया। ठीक है भाई, अर्थक्वेक आ गया और उसमें आपकी पूरी फैक्ट्री क्या हो गई, गिर गई। तो वो मूल्य ह्रास नहीं है, वो आपकी पूंजीगत हानि है, उसे आपका लॉस माना जाएगा। ठीक है भाई, ये याद रखना है, उसे क्या माना जाएगा, लॉस माना जाएगा। उसे आप ये नहीं कहोगे कि भाई मेरा मूल्य ह्रास हो गया, मेरी हर चीज क्या हो गई, बर्बाद हो गई, नहीं, वो आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया, जिसे हानि बोलते हैं हम। तो ये याद रखना है। या फिर क्या हो गया, मान लो प्राकृतिक आपदा नहीं आई, ठीक है, तो आर्थिक मंदी आ गई। आर्थिक मंदी आने की वजह से लोगों ने वो सामान खरीदना ही बंद कर दिया। ठीक है, मान लो आप मोबाइल बनाया करते थे, अब देश में मंदी आ गई, देश में मंदी आने की वजह से क्या हुआ, लोगों ने मोबाइल की डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। तो आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में लगाई थी वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो चीज याद रखनी है, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं और आर्थिक मंदी जैसी चीजें मूल्यह्रास नहीं होती, वो आपका लॉस होता है। लॉस समझते हो ना भाई, हानि जिसे हम बोलते हैं। अगर हम ज्यादा पैसा कमाते हैं तो लाभ होता है, कम पैसा कमाते हैं तो हानि होती है। ठीक है, तो इसे हानि बोला जाता है, ये आपका क्या नहीं होता, ये मूल्यह्रास नहीं होता। मूल्यह्रास मांग में परिवर्तन। पर अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री तो लगा ली, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ठीक है, या मान लो भूकंप आ गया, आपकी फैक्ट्री तबाह, उसको आप ये नहीं कहोगे कि मेरा मूल्य ह्रास हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, आप कहोगे कि भाई ये मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, यानी कि नुकसान हो गया। ठीक है, और पूंजीगत हानि इसे ही बोला, ये याद कर लो, अप्रत्याशित अप्रचलन को शामिल नहीं करते हम मूल्य ह्रास में, सिर्फ किसे करते हैं, प्रत्याशित अप्रचलन को। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। तो चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब हमारे पास आता है निवेश। ठीक है भाई, निवेश का मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें ना बिल्कुल अच्छे से समझना जीवन में, ये सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स में ही नहीं, आपकी लाइफ में भी मदद करेंगी। कि जो भी पैसा आप कमाते हो उसके आप तीन यूज कर सकते हो। कितने यूज कर सकते हो, तीन यूज, या उसे इन्वेस्ट कर दोगे या उसे सेव कर लोगे। ठीक है भाई, तीन ही यूज होते हैं। पहला कौन सा होता है, कंज्यूम कर लेना। ठीक है, अब जितनी भी इनकम कमाते हो, ठीक है, उसके तीन ही यूज होते हैं, आइदर यू विल कंज्यूम इट, आइदर यू विल इन्वेस्ट इट, और क्या करोगे भाई, उसे सेव।
या तो आप बाहर जाओगे, मान लो आपके पिताजी ने आपको 500 रुपए दिए, अब उस 500 रुपए को बाहर ले जाकर या तो आप कपड़े वपड़े खरीद के खा पी के क्या, और वो 500 के 5,000 बना दिए, ठीक है, या 500 के 500 खत्म कर दिए, तो या तो इन्वेस्ट कर दोगे या सेव कर लोगे कि आपने वो अपने पास रख लिए, आगे कभी जरूरत होगी तो हम उसे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। यही तीन काम होते हैं, ठीक है। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? तीनों में डिफरेंस ये होता है कि जब आपने पैसा खर्च किया अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, उपभोग, यानी कि कंजम्पशन कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोग। जब आपने पैसा खर्च किया लाभ कमाने के लिए, तो वो कहलाता है निवेश, ठीक है। और जब आपने पैसा खर्च ही नहीं किया, आपने अपने पास ही बचा कर रख लिया, तो वो कहलाता है सेविंग, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई निवेश क्या होता है, तो निवेश आप कहोगे कि खर्च किया गया वह पैसा जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, या फिर हमारी आय का वह हिस्सा जिसे हम लाभ कमाने के उद्देश्य से खर्च करते हैं, वो क्या कहलाता है, निवेश कहलाता है। जिसे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से खर्च करते हैं, उपभोग कहलाता है। और जिसे हम खर्च ही नहीं करते हैं, वो क्या कहलाती है, सेविंग। सेविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, बचत, यानी कि बचत कहलाती है। तो या तो आप उपभोग कर लोगे, या निवेश कर दोगे, या बचत कर लोगे। यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो निवेश है। तो निवेश का मतलब क्या है? निवेश का मतलब है एक लेखा वर्ष के दौरान आपके द्वारा खर्च किया गया वह पैसा जो आपने लाभ कमाने के उद्देश्य से किया था, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि खर्च किया गया वह पैसा जिससे आपके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है, यानी आपने और पूंजीगत चीजें खरीद ली, और चीजें खरीद ली जिससे आपकी पूंजी क्या हो गई, बढ़ गई। इसे ही क्या कहा जाता है, पूंजी निर्माण, या इसे निवेश कहते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, अगर आप कंपनी खोलोगे तो इन दैट सिनेरियो आप क्या करोगे, दो चीजें खरीदोगे। पहला तो मशीन खरीदोगे, ठीक है भाई, एक प्लांट लगाओगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ जब आप कंपनी खोल लोगे, तो आप एक तो स्थिर चीजें खरीदोगे, जैसे कि मान लो आपने क्या खरीद लिया, प्लांट खरीद लिया, एक बहुत बड़ा स्पेस, ठीक है। इसी के साथ साथ एक फैक्ट्री भी बना लिया आपने, ठीक है, एक ऑफिस ले लिया, और ऑफिस के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर टेबल वगैरह लगा दी, और फैक्ट्री के अंदर मशीनें लगा दी। अब ये सब करने के बाद आप क्या करोगे, कच्चा माल खरीदोगे। कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल खरीदोगे, ठीक है। तो जो पैसा आप खर्च करोगे इन सब चीजों को खरीदने में, जो आपकी स्थिर है, जो आपके साथ लंबे समय तक रहेंगी, वो क्या कहलाता है, स्थिर निवेश कहलाता है। तो स्थिर निवेश एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति के स्टॉक में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। यानी आपकी जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं, जो आपकी फिक्स्ड एसेट है, स्थिर परिसंपत्तियां अभी ऊपर भी बताया था ना भाई, क्या था, पूंजीगत वस्तुएं। तो पूंजीगत वस्तुओं को खरीदने के लिए जो आप पैसा खर्च करोगे, वो क्या कहलाएगा, आपका स्थिर निवेश कहलाएगा, ठीक है भाई। और माल सूची निवेश क्या कहलाएगा, माल सूची निवेश वो चीजें होती हैं, वो खर्चा होता है जो आप कच्चे माल को खरीदने के लिए करते हो, ठीक है भाई। तो माल सूची निवेश कौन सा होता है, जो आप कच्चे माल को खरीदने के लिए करते हो। और स्थिर निवेश कौन सा होता है, जो आप एक साल के दौरान पूंजीगत वस्तुएं खरीदने के लिए खर्चा करते हो। ये बात समझ आ गई सभी को? यस सर। बताओ भाई। आवाज आ रही है ना भाई मेरी? यस सर। क्लियर हो गया ना ये? सर। बीच बीच में लिखने लग, यस सर। अच्छा ऐसा करते हो तुम? क्या हुआ? बीच में थोड़ी थोड़ी सी बातें वगैरह करते रहा करो, जो डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर करते रहा करो, ठीक है। तो इतने लंबे सेशन में मजा आएगा, ठीक है। वरना अगर 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली मैं पढ़ाता रहूंगा तो तुम भी बोर हो जाओगे, और मेरे को भी ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ चले गए सब। तो अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ तक सब क्लियर हो गया ना? इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर दिक्कत है तो और एग्जाम्पल दूंगा, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे चलेंगे, सिंपल सी बात है। यस सर, सर क्लियर हो उनसे गया। बताओ, कोई समस्या है? सर। सर सर चलो भाई। तो देखो, अब माल सूची निवेश का मतलब, जो आपने कच्चा माल खरीदा, ठीक है भाई, यानी जिस भी चीज का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इसमें तीन चीजें होती है। पहली तो तैयार वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जो आपने बना ली हैं। जैसे मान लो आप शर्ट्स बनाते हो, तो आपकी कंपनी में कुछ ऐसी शर्ट्स रखी होंगी जो बनी हुई है, ठीक है भाई, विच हैव ऑलरेडी बीन मेड। अब उसको आपको क्या करना है, सप्लायर को देना है। तो पहला तो ये आ जाएगा इसमें। दूसरा आपका हो जाता है तैयार वस्तुएं। कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी या कुछ ऐसी शर्ट्स होंगी जो सिल गई होंगी, बटन लगने बाकी होंगे, या जिनका कपड़ा कट गया होगा, सिलाई होनी बाकी होगी,
ठीक है। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाएंगे, अर्ध तैयार वस्तुएं, तो वो भी इसी में शामिल होंगी। और कच्चा माल, तो आपने बहुत सारा कपड़ा ला के रखा होगा, बटन धागा वगैरह लाकर रखा होगा, तो वो सब भी इसी में शामिल होगा। तो इस तरीके से माल सूची निवेश में ये 3 चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, ये निवेश के भाग थे। ठीक है, निवेश के प्रकार कौन से होते हैं, एक सकल निवेश होता है, एक शुद्ध निवेश होता है। ठीक है भाई, ये भी वैसे ही है जैसे उसके अंदर होता है सकल और शुद्ध वाला, हमने पढ़ा था ना, ग्रॉस और नेट वाला। तो अगर आप 1 साल के दौरान सभी उत्पादकों ने कितना निवेश किया, ठीक है भाई, उसके अंदर किसे शामिल करोगे भाई, मूल्य ह्रास को शामिल करोगे, तो वो क्या कहलाएगा, सकल निवेश। और अगर मूल्य ह्रास को घटा दोगे तो वो क्या कहलाएगा भाई, शुद्ध निवेश कहलाएगा। इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि शुद्ध निवेश क्या होता है, सकल निवेश में से मूल्य ह्रास को घटाना। तो जैसे हम नेशनल इनकम में करते थे कि ग्रॉस से नेट बनाने के लिए क्या करते थे भाई, माइनस कर देते थे डेप्रिसिएशन को, है ना भाई। सेम यहीं पर ही है कि ग्रॉस से नेट बनाने के लिए क्या करना है भाई, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें बात करनी है स्टॉक और प्रवाह के बारे में। देखो एक बात याद रखना, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। एक मार्क्स, ठीक है, और इसी वजह से क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम, इन दोनों के बारे में समझना है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम समझ लोगे तो तुम्हें स्टॉक और निवेश समझ आ जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का एक बिंदु, समय का एक स्थिर बिंदु। और वहीं पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है समय अंतराल। जैसे मैं आपसे बोलूं 2 तारीख, तो 2 तारीख का इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी वो एक पर्टिकुलर दिन है। ठीक है, वहीं अगर मैं आपसे बोलूं 2 हफ्ते, ठीक है भाई, तो 2 हफ्ते इज नॉट अ पर्टिकुलर टाइम। 2 हफ्ते कोई से भी हो सकते हैं, सितंबर के शुरुआती 2 हफ्ते या सितंबर के अंतिम 2 हफ्ते, अगस्त के शुरुआती 2 हफ्ते या अगस्त के अंतिम के 2 हफ्ते। तो इसी वजह से जो चीजें क्या होती हैं, एकदम एग्जैक्ट होती हैं, दैट आर कॉल्ड बेसिकली पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है भाई, जो एग्जैक्ट नहीं होती हैं वो पीरियड ऑफ टाइम, और जो एग्जैक्ट होती हैं वो क्या होती हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 दिसंबर 1957, तो ये एक एग्जैक्ट डे है, दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1957 का साल, ठीक है, सो दैट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है। सो दैट्स हाउ यू कैन डील। तो जो चीजें समय के निश्चित बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम पर मापी जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और जो चीजें एक अवधि में मापी जाती है, एक समय अंतराल में मापी जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे किसी विशेष दिन आपके बैंक के खाते में कितने रुपए हैं, तो एक विशेष दिन, मान लो मैं आपसे बोलूं कि आज आपके बैंक के खाते में कितने रुपए हैं, तो आप आज के दिन पर माप रहे हो, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे। और दूसरी तरफ प्रवाह किसे बोलते हैं, प्रवाह उन्हें बोलते हैं जो रिकरिंग मापा जाता है, जैसे कि प्रति माह आय कितनी है, यानी हर महीने कितनी आती है, प्रति वर्ष कितना निवेश किया जाता है, तो ये सब प्रवाह होता है। ठीक है, ये अभी आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो उससे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो डेफिनेशन के लिए, जो निश्चित बिंदु पर मापा जाएगा वो स्टॉक कहलाएगा, और जिसे निश्चित अवधि पर मापा जाएगा वो क्या कहलाएगा, प्रवाह कहलाएगा। आगे देखते हैं, ये देखो, तो स्टॉक क्या होता है, वह मात्राएं जिन्हें समय के निश्चित बिंदु पर मापते हैं, और प्रवाह क्या होता है, वह मात्राएं जिन्हें की एक अवधि के आधार पर मापते हैं। स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु से संबंधित होता है, जैसे एक निश्चित दिन आपके बैंक के खाते में कितने रुपए हैं, जबकि प्रवाह जो होता है वो समय अवधि से संबंधित होता है, जैसे आप प्रति माह कितना उत्पादन करते हो। स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता, यानी अब से अब तक ऐसा कुछ नहीं होता, एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है, जबकि प्रवाह का समय काल होता है, जैसे मैं आपसे एक हफ्ता बोलूं तो हफ्ते के शुरुआती दिन से हफ्ते के अंतिम दिन तक। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं 2 अक्टूबर, तो उसका कोई पर्टिकुलर आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से शुरू और वहां खत्म। ठीक है, पर अगर मैं आपसे बोलूं 1 महीना, तो आपको पता है कि 1 तारीख से शुरू हुआ होगा या इसमें 30 दिन होंगे, तो पहले दिन से 30वें दिन तक, तो इसका समय काल होता है। ठीक है भाई, प्रवाह की गणना समय की अवधि के आधार पर की जाती है, और इसकी गणना समय के एक बिंदु के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे आपके पास अभी कितनी संपत्ति है, अभी विश्व में यानी हमारे देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति कितनी है, बैंक में जमा कितनी है। ठीक है, और इसी के साथ साथ प्रवाह देखें तो प्रति माह आय कितनी है आपकी, मुद्रा का व्यय यानी कि खर्चा कितना है आपका, ये सब प्रवाह होता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वही वाला टॉपिक है जिससे आपको ये समझ आया था कि किस तरीके से नेशनल इनकम के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, उत्पादन वाला, ठीक है भाई, उपभोग वाला, और उसके बाद व्यय वाला। ठीक है भाई, आय वाला। तो ये जो हमने 3 पार्ट्स देखे थे, देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था
हाँ, कि किस तरीके से उत्पादन की वजह से आय जनरेट होती है, आय की वजह से व्यय होता है, और व्यय की वजह से क्या होता है, फिर से उत्पादन होता है। देखो कैसे, मान लो किसी चीज का प्रोडक्शन किया गया, शर्ट्स का प्रोडक्शन किया गया, शर्ट्स का प्रोडक्शन जो करेगा, ठीक है भाई, उसको इनकम मिलेगी ना। अब जब उसको इनकम मिलेगी तो वो अपनी इनकम को क्या करेगा, खर्च करेगा। और जब वो खर्च करेगा तो वो किसी और चीज के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। जैसे मान लो उसने खर्च किया क्या खरीदने के लिए, पैंट खरीदने के लिए, ठीक है, तो वो पैंट के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। फिर जिसने पैंट का प्रोडक्शन किया था उसको इनकम मिलेगी। अब जब उसको इनकम मिली तो वो खर्च करेगा। क्या खर्च करेगा, मान लो उसे शर्ट चाहिए थी तो वो शर्ट का प्रोडक्शन करेगा, शर्ट वाले को देगा, तो इससे इसकी आय हो जाएगी। तो इस तरीके से आय की वजह से व्यय होता है, व्यय की वजह से उत्पादन होता है, उत्पादन की वजह से फिर से आय होती है, फिर आय की वजह से व्यय होता है, फिर व्यय की वजह से उत्पादन होता है, और उत्पादन की वजह से आय होती है। और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसे क्या बोला जाता है, आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, इसके 3 स्टेप होते हैं, उत्पादन, आय और व्यय, फिर व्यय से उत्पादन, आय और व्यय, और ये कंटिन्यूअसली सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, और इसे ही हम आय का चक्रीय प्रवाह बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है भाई, जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो सब दिया गया है, तो एक बार अगर आप पढ़ोगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, देखो ये रहा। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के कारण उत्पादन, आय और व्यय का प्रवाह हमेशा चलता रहता है। उत्पादन आय को जन्म देता है, आय के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं की मांग की जाती है, और मांग को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है भाई, व्यय किया जाता है। अर्थात आय इस व्यय को जन्म देती है, और व्यय आगे क्या करता है, उत्पादन को जन्म देता है। इस तरह से प्रवाह क्या होता है, लगातार चलता रहता है। ठीक है, ये लिखना है और ये नीचे बना देना है, बस आपका काम हो जाएगा। 2 चीजें होती हैं इसके अंदर भी याद रखनी है। अभी हम 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक तो होता है वास्तविक प्रवाह, और एक होता है मौद्रिक प्रवाह। इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बस इतना समझना है, वास्तविक प्रवाह का मतलब है वस्तुएं किस प्रकार से किस प्रकार जा रही हैं, यानी किस ओर से किस ओर जा रही हैं। और मौद्रिक प्रवाह का मतलब है कि मुद्रा किस ओर से किस ओर जा रही है। तो देखो, वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय है कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच वस्तु और सेवाओं का प्रवाह कैसे होता है। ये फर्म है, फर्म का मतलब ये उत्पादक क्षेत्र है जो उत्पादन कर रहा है। ठीक है भाई, और ये परिवार है, यानी कि ये हम है। तो परिवार क्या करता है, अपनी कारक सेवाएं देता है। कारक सेवाओं का मतलब जैसे अपनी भूमि देता है, श्रम देता है, यानी मेहनत करता है, अपना पैसा लगाता है और अपना दिमाग लगाता है, किसके अंदर, कंपनी के अंदर। और उसके बदले उसे उससे क्या मिलती है भाई, वस्तुएं और सेवाएं मिलती है। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम मौद्रिक प्रवाह में देखें तो यहाँ पर क्या होता है भाई, फर्म क्या करता है, व्यय करता है, और इसके बदले इसे क्या मिलती है, कारक अदायगी, यानी उसके बदले किराया, वेतन, ब्याज और उद्यम वृत्ति मिलती है। अगर ये ऐसे समझ नहीं आया तो देखो मैं बता देता हूँ, सुनो। अब देखो, ये हमारा उत्पादक क्षेत्र है, और ये हमारा परिवार क्षेत्र है। अब इसे गौर से समझना, ये हमने वैसे पहले डिस्कस किया हुआ है। उत्पादक क्षेत्र क्या करता है भाई, देखो, परिवार क्षेत्र से क्या देता है, परिवार क्षेत्र से सबसे पहले तो भूमि देता है। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या देता है भाई, अपना मेहनत देता है, यानी कि मजदूरी देता है। मजदूरी ना लिखकर ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम लिख दें कि श्रम देता है। ठीक है भाई, श्रम। उसी के साथ साथ क्या करता है भाई, पूंजी देता है, और पूंजी के बदले क्या देता है भाई, उद्यम देता है साथ ही साथ। ठीक है, तो ये 4 चीजें एक परिवार द्वारा उत्पादक को दी जाती है। उत्पादक का मतलब यानी जैसे आपके पिताजी काम करते हैं किसी कंपनी में, तो उस कंपनी में क्या करते होंगे, वो जाकर श्रम करते हैं। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टर होगा तो उसने उस कंपनी में पैसा लगा रखा है। जिस जमीन पर वो कंपनी बनी हुई है उसने अपनी भूमि लगा रखी है। और जहां पर वो जो मैनेजर वगैरह हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मालिक वगैरह हैं वो अपना समय उसे दे रहे हैं, यानी कि अपना समय उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो उद्यम हो गया। तो इसके बदले उन्हें पैसा मिलेगा ना भाई। तो फिर उत्पादक क्षेत्र इसके बदले क्या देता है, देखो, भूमि के बदले क्या देता है, वो लगान बोल सकते हो या किराया। ठीक है भाई, श्रम के बदले क्या देता है, लोगों को मजदूरी देता है। ठीक है, या सैलरी बोल सकते हो। पूंजी के बदले क्या मिलता है भाई, ब्याज मिलता है। और उद्यम के बदले क्या मिलती है, उद्यम वृत्ति। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके बाद क्या होता है, अब देखो, चीजों का उत्पादन हो गया, इसने ये सारी चीजें दे दी, उत्पादक क्षेत्र ने उत्पादन कर लिया और जिसका जो था उसे दे दिया। इसके बाद क्या होता है, परिवार क्षेत्र इसके पास जाता है और इसे वही पैसा देता है जो इसने इसे दिया था। ठीक है भाई, और इसके बदले ये इसे क्या देता है, वस्तुएं और सेवाएं देता है। ठीक है, इसी में से अगर आप ये वस्तुएं और यहाँ से भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम निकाल दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, वास्तविक प्रवाह। और अगर व्यय को और ऊपर जो लगान, मजदूरी और उद्यम वृत्ति है उसे निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, मौद्रिक प्रवाह। तो जहां पर मुद्रा के रूप में पैसे की बात हो रही है, वो चीजें निकाल कर अगर आप एक जगह रख दोगे
तो वो क्या बन जाएगा, मौद्रिक प्रवाह बन जाएगा आपका वास्तविक प्रवाह। तो ये वाला अगर आपको याद रहेगा तो इसमें से आप दोनों बना लोगे, ठीक है। और ये बिल्कुल लॉजिकल है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप कंपनी खोलोगे तो एज अ फैमिली, ठीक है, एज अ पर्सन आप कंपनी को क्या दोगे, देखो जमीन दोगे, अपनी मेहनत दोगे, अपना पैसा दोगे और साथ ही साथ अपना समय उसमें इन्वेस्ट करोगे। उसके बदले कंपनी से आपको क्या मिलेगा, जो जमीन आपने दी है उसके बदले किराया मिल जाएगा, लगान मिल जाएगा, जो मेहनत आप वहां पर करोगे उसके बदले मजदूरी मिल जाएगी, जो पूंजी आपने लगाई है उसके बदले ब्याज मिल जाएगा, और जो आपने अपना समय इन्वेस्ट किया उसके बदले उद्यम वृत्ति यानी कि लाभ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब कंपनी उस चीज को बना लेगी तो लोग उससे खरीदेंगे भी ना भाई। तो जब खरीदेंगे तो वो क्या खरीदेंगे, वस्तुएं और सेवाएं खरीदेंगे। तो इस तरीके से कंपनी वस्तुएं और सेवाएं देगी और लोग उसके बदले क्या करेंगे, उसको पैसा पे करेंगे यानी कि अपना खर्चा करेंगे। ये बात समझ आ गई? बताओ भाई, Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई समस्या है इसमें? वैसे कुछ No, नहीं करना sir. है, इसके बाद अगर तुम इसे एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर किसी को कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि बस एक बार क्या करना है, स्टडी कर लेना है। यू जस्ट नीड टू रीड अ वाइल, एक बार इसे पढ़ लोगे सभी नोट्स को तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं रहेगी। और बाकी अगर कोई डाउट हो तो Yes. डिस्कस करते चलना साथ ही साथ, ठीक है। Yes, sir. आगे हमारे पास राष्ट्रीय आय और उसके प्रकार, ठीक है, ये हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है, थ्योरी में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि आय क्या होती है, फिर समझना कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो फर्स्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इनकम, ठीक है, आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है भाई। तो आय का मतलब क्या होता है, देखो आय का मतलब होता है आर्थिक क्रियाओं द्वारा अर्जित धन आय कहलाता है। यानी जो भी आप क्रिया करते हो, आर्थिक क्रिया करते हो, उससे जो आपको पैसा मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका आय कहलाता है, ठीक है भाई। तो आपके द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं के बदले जो आपको धन मिलता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो आय कहलाता है, इनकम। अब इनकम के दो प्रकार होते हैं, पहली तो होती है कारक आय और दूसरी होती है हस्तांतरण आय। देखो पैसा कमाने के चार ही तरीके हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वगैरह करना ये सब उसी के अंदर ही आ जाता है। तो देखो या तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई जमीन है, इसके अलावा अगर कोई तरीका हो तो मेरे को जरूर बताना। अगर जमीन है तो आप उसे क्या करोगे, किराए पे दे दोगे, या फिर आप खुद जाकर कहीं पर जॉब करोगे या मेहनत करोगे, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, या फिर क्या करोगे, किसी बिजनेस को खड़ा करने में उसके लिए काम करोगे, यानी खुद ही उस बिजनेस के मालिक बन जाओगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, उद्यम बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। इसके बदले आपको क्या मिलेगा, इसके बदले आपको जमीन के बदले क्या मिल जाएगा भाई, किराया या फिर लगान बोल सकते हो। श्रम के बदले क्या मिलेगी, मजदूरी। पैसे के बदले जो आपने इन्वेस्ट किया था पूंजी, उसके बदले क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और उद्यम के बदले उद्यम वृत्ति यानी कि लाभ मिलेगा। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का। मान लीजिए आपके पिताजी जाते हैं तो कहीं जॉब करते होंगे, यानी कि वो श्रम कर रहे हैं, उसके बदले उन्हें पैसा मिल रहा है, ठीक है भाई। या किसी के पिताजी होंगे जो क्या करते होंगे, इन्वेस्ट करते होंगे, तो वो इन्वेस्टर है, यानी कि वो अपनी पूंजी दे रहे हैं, तो उसके बदले उन्हें ब्याज यानी कि उस पर प्रॉफिट मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति है किसी कंपनी को चला रहा है तो उसके बदले उसे लाभ मिल जाता है, यानी कि उद्यम वृत्ति मिल जाती है। अगर आपके पिताजी के पास बहुत जमीन है तो उन्होंने किराए पे दी होगी, उसके बदले उन्हें किराया मिल जाता है। और कोई तरीका नहीं है और किसी तरीके से आप पैसा नहीं कमा सकते। जैसे हम हैं यहाँ पर तो हम भी आपको सर्विस दे रहे हैं, यानी कि एक तरीके से उद्यम वृत्ति कर रहे हैं, जिसके बदले हमारे को क्या मिलता है भाई, लाभ मिलता है। या आप इसे श्रम में भी रख सकते हो कि हम मेहनत कर रहे हैं, उसके बदले हमें क्या मिलती है, मजदूरी। तो ये चार तरीके हैं। इसके बदले अगर आपको पैसा मिलता है तो वो कैसे मिलेगा, वो आपको या तो कोई दान दे दे, या कोई व्यक्ति आपको आकर उपहार दे दे, या सरकार से आप पेंशन ले लो, ठीक है, या आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए। इस तरीके से पैसा मिल सकता है और कहीं से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इन चार तरीकों से जब हम पैसा कमाते हैं इसे कारक आय बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, कारक आय। उसके अलावा जितने भी तरीके हैं कि आपको दान मिल जाए, उपहार मिल जाए, पेंशन मिल जाए, स्कॉलरशिप मिल जाए, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब हस्तांतरण आय कहलाते हैं। हस्तांतरण आय एक पक्षीय भुगतान होता है। देखो इसके अंदर आपको दो पक्ष दिखे कि आपने जमीन दी तो उसने किराया दे दिया, आपने अपनी मेहनत दी यानी कि श्रम दिया तो उसने मजदूरी दे दी, आपने पैसा दिया, अपना पूंजी लगाई तो उसने ब्याज दे दिया, आपने वहां पर बिजनेस खोला, बिजनेस में काम किया तो उसने क्या किया, आपको उद्यम वृत्ति दे दी, ठीक है। पर ये एक तरफा भुगतान होता है कि जैसे अगर आपको आप किसी को दान देते हो तो बदले में उससे कुछ लेते हो क्या, दुआओं के अलावा लेते हो क्या भाई, No, sir. नहीं लेते। तो इसीलिए ये एक पक्षीय भुगतान है। उसी के साथ साथ अगर आप किसी को क्या करो, उपहार दो, किसी को गिफ्ट दो, तो भी उसके बदले कुछ नहीं लेते, तो ये एक पक्षीय भुगतान है। सरकार आपको पेंशन देती है, आपसे कुछ नहीं लेती। आप बोलोगे टैक्स दे, टैक्स तो देते हैं हम सरकार को, ठीक है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, वो तो वो लोग भी देते हैं जो कि पेंशन नहीं लेते,
ठीक है, तो इसी वजह से पेंशन हो गया, वो भी क्या है, एक पक्षीय भुगतान है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो भी एक पक्षीय भुगतान है। तो इस तरीके से जितने भी एक पक्षीय भुगतान होते हैं वो सब हस्तांतरण आय में आते हैं। और एक बात हमें याद रखनी है कि हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम के अंदर किसे शामिल करते हैं, कारक आय को। हस्तांतरण आय को कभी भी शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि किसी को उपहार देने से किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो रहा। तो जितने भी एक पक्षीय भुगतान होते हैं उसे हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। ये हमें क्लियर हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, Yes, sir. इसके बाद बात आती है घरेलू और राष्ट्रीय आय क्या होती है। देखो ये मैंने आपको ना बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, इससे पहले आप ये समझ लो कि देश के निवासी और गैर निवासी क्या होते हैं। एक देश का सामान्य निवासी और एक देश का गैर निवासी कौन होता है। एक देश का सामान्य निवासी किस व्यक्ति को बोलते हैं, एक देश का गैर निवासी किस व्यक्ति को बोलते हैं, ये समझना जरूरी है, तभी आपको समझ आएंगी बाकी की सभी चीजें। जस्ट अ सेकेंड, अभी मुझे बताओ ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा ना? बताओ भाई, कोई बोर तो नहीं हो रहा पढ़ते पढ़ते? नो सर। No, sir. फिर ठीक है। तो देखो, एक देश का सामान्य निवासी या गैर निवासी कौन होता है। देखो, गैर निवासी वो है जिसकी आर्थिक रुचि देश में नहीं है। ठीक है, यानी जो देश में ज्यादातर पैसा कमा के उसे क्या करता है, बाहर भेज देता है किसी और देश में। सामान्य निवासी वो है जिसकी आर्थिक रुचि हमारे ही देश में। जैसे इंडिया के सामान्य निवासी कौन होंगे, जिनकी आर्थिक रुचि इंडिया के देश में। आर्थिक रुचि का मतलब है कि भाई जो वो सौदा करना चाहता है, जो उपभोग करना चाहता है, उत्पादन करना चाहता है, वो उसी देश में निवास करना चाहता है और उसी देश में करना चाहता है। ठीक है, तो इसे आर्थिक रुचि बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक रुचि जिस देश में है वो उस देश का क्या कहलाएगा, सामान्य निवासी कहलाएगा। और जिस देश में नहीं है उसका गैर निवासी कहलाएगा। जैसे कोई अमेरिका का व्यक्ति यहाँ काम करता है, ठीक है, तो वो यहाँ से जितना भी पैसा कमाएगा अमेरिका भेज देगा। ठीक है, यहाँ पर तो बस वो खर्चा चलाने के लिए काम करेगा। दूसरी तरफ अगर इंडिया का कोई व्यक्ति अमेरिका में काम करता है तो उसका भी सेम यही होगा कि वो अपना खर्चा चलाने के लिए रख लेगा, बाकी सब इंडिया भेज देगा। तो इस तरीके से वो भले अमेरिका में रह रहा है और ये अमेरिका वाला भले इंडिया में रह रहा है, पर इनकी आर्थिक रुचि कहाँ है, अपने अपने देशों में है। इस वजह से ये वहां के क्या होंगे, गैर निवासी होंगे। दूसरी तरफ एक इंडिया का व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है, ठीक है भाई, वो यहीं पर ही उत्पादन करेगा, यहीं उपभोग करेगा, पैसा यहीं का यहीं रहने देगा। अब वो इंडिया में ही रहता है तो अमेरिका क्यों भेजेगा या किसी और देश क्यों भेजेगा। तो इस वजह से उसे क्या बोला जाएगा, उसे हमारे देश का सामान्य निवासी बोला जाएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो जिस जगह निवास करता है उसी देश में उसकी आर्थिक रुचि होती है, वो क्या कहलाता है भाई, उस देश का सामान्य निवासी कहलाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आर्थिक रुचि तो अन्य देश में पर वो रहता किसी और देश में है, तो वो उस देश का क्या कहलाता है भाई, गैर निवासी कहलाता है। ये बात समझ आ गई? अब देखो, घरेलू और राष्ट्रीय आय जाती है हमारी, कि घरेलू आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय क्या होती है। घरेलू आय का मतलब होता है कि आपके देश की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, ठीक है, आपके देश के अंदर सामान्य निवासियों और गैर निवासियों द्वारा अर्जित जो कुल आय होती है वो घरेलू आय कहलाती है। यानी आपके देश की सीमा में कितना भी उत्पादन हो, मैटर नहीं करता कि किसने कमाया, सामान्य निवासी ने, गैर निवासी ने, सब क्या कहलाएगा भाई, सभी कहलाएगा आपका घरेलू आय। इसे डिनोट किससे करते हैं भाई, एनडीपीएफसी से। बताया था ना ये जब हम नेशनल इनकम कर रहे थे, इसे किससे डिनोट करते हैं, एनडीपीएफसी से। फिर आती है हमारी राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब है कि एक साल के दौरान आपके देश के सामान्य निवासियों द्वारा, सिर्फ यहाँ पर ये याद रखना, सामान्य निवासियों द्वारा, गैर निवासियों को हम इसमें शामिल नहीं कर रहे, घरेलू आय में शामिल करते हैं, इसके अंदर गैर निवासियों को शामिल नहीं करते, सिर्फ सामान्य निवासियों को, भले ही वो आपके देश में रहे या कहीं और रहे। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं पर उनकी जो आर्थिक रुचि आपके देश में, तो आप उन्हें शामिल करोगे। ठीक है, और अगर उनकी आर्थिक रुचि आपके देश में नहीं है तो उन्हें शामिल नहीं करोगे। तो सामान्य निवासियों द्वारा जितनी भी आय अर्जित की जाती है उसे क्या बोलते हैं, एक देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं, यानी कि नेशनल इनकम कहते हैं। इसमें एक देश की घरेलू सीमा के बाहरी क्षेत्र दोनों में निवास करने वाले सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय को जोड़ा जाता है। यानी चाहे वो देश में रहे चाहे बाहर रहे, अगर वो सामान्य निवासी है तो उसे जोड़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, घरेलू आय में ऐसा होता है कि अगर वो देश में रह रहा है, भले ही वो सामान्य निवासी है या नहीं है, ठीक है, तो उसे हम जोड़ेंगे। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अमेरिका में रह रहा है पर वो हमारे देश का सामान्य निवासी है, तो उसे हम नहीं जोड़ेंगे। तो घरेलू आय एक सीमा में रहने वाले जितने लोग हैं उन्हीं को ही लेती है, जबकि राष्ट्रीय आय उन्हें भी लेती है जो विदेशों में है पर हमारे देश में आर्थिक रुचि रखते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एनएनपीएफसी से। किससे, एनएनपीएफसी से। अब एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी तो समझ आ रहा होगा सबको, है ना? Yes, sir. तो चलो आगे देखते हैं, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट।
ये फिर वही आ गया जो ये मैंने तुम्हारे को बताया था कि कैसे परिवर्तित करते हैं, ये सब हमने कर लिया है, तो इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है ये वाला चैप्टर, यानी सेकंड चैप्टर में आपकी जितनी थ्योरी थी वो सब फिनिश हो जाती है सेकंड चैप्टर के अंदर। इसके बाद कुछ भी नहीं रह जाता, जो जो मेन था हमने डिस्कस कर लिया, और बाकी का जो है वो नेशनल इनकम जब हम खत्म करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। अब मुझे बताओ कि सेकंड चैप्टर में किसी को दिक्कत है या नहीं, अगर दिक्कत है तो जो दिक्कत है वो बताओ, अदरवाइज हम चलते हैं अपना मुद्रा वाला चैप्टर करते हैं। बताओ। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी को? एवरीथिंग इज क्लियर? सर सर हाँ भाई जीडीपी सब कैसे बताइए। निकालते हैं? जीडीपी। एनडीपीएफसी निकालो, उससे जीडीपी निकाल लेना, सिंपल। एनडीपीएफसी निकालते हो ना, उसी को चेंज कर देना जीडीपीएफसी में, बता रखा है ना ये कैसे करते हैं चेंज। उसमें एफ सी देखो एम नहीं निकालना ना, सिर्फ जीडीपी निकालना सर। देखो, डायरेक्टली जीडीपी एमपी निकलती है, बताया था ना किससे निकलती है, वैल्यू एडेड मेथड से, याद होगा। तो डायरेक्टली वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एमपी निकाल लो। देखो जीडीपी अकेला कुछ नहीं होता, ठीक है, जीडीपी आपको बताया जाता है, ठीक है, जो आप सुनते हो ना नॉर्मली, दैट इज जीडीपी। उसके बाद वो एमपी और एफसी नहीं लगाते हैं क्योंकि दैट डजेंट मैटर, इट इज ऑलवेज इन एमपी या फिर एफसी में होता है, ठीक है। तो जो वो जीडीपी निकालते हैं वो भी ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो अगर आप वैल्यू एडेड मेथड से निकालोगे तो डायरेक्टली आपकी जीडीपी निकल जाएगी, ठीक है। और चाहे आप किसी भी मेथड से निकालो, मैटर नहीं करता, अगर आप सही तरीके से निकाल रहे हो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। बुक में से कोई क्वेश्चन लेना जिसमें तीनों तरीके से निकालना बोला हो, और तीनों से सब कुछ निकाल के देख लेना, एग्जैक्टली सेम आएगा, एक सिंगल का भी क्या नहीं होगा, फर्क नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब बनाए इसीलिए गए हैं और ये सब होते ही इक्वल हैं, ये कभी अलग हो ही नहीं सकते, ठीक है। सो दैट्स वाई तुम कहीं से भी कुछ भी निकालो वो हमेशा सेम आएगा, बस क्वेश्चन सेम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक क्वेश्चन में से तुमने जीडीपी यानी कि राष्ट्रीय आय जो है वो आय मेथड से यानी इनकम मेथड से निकाल ली और दूसरे में एक्सपेंडिचर से, और फिर बोल रहे हो कि ये सेम नहीं आ रही, भाई वो क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। सो इफ यू आर परफॉर्मिंग द सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन में सभी टर्म्स दी हुई है, तो उसके बिहाफ पर अगर निकालोगे तो इट ऑलवेज बी सेम। क्लियर है ये? यस सर।